नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपीपीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। दोस्तों, इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आप हल करके जाएं तो बेहतर होगा। परीक्षा बहुत निकट है और ऐसे में जो बीते हुए साल के प्रश्न है वो आपकी मदद ऐसे करेंगे कि वहां से आपको तथ्यों की जानकारी प्राप्त होगी। वैसे पढ़ तो आपने पहले से रखा है, लेकिन रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी चीज, आप ये चेक कर सकते हैं कि आप प्रश्न को हल कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ वीडियोज आ चुके हैं, उन्हें देख लीजिएगा। अब इसमें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोफ्यूल इज नॉट ट्रू। सत्य कौन सा नहीं है। ये नॉट जो है ये बड़ा खतरनाक होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि कहां पे सत्य पूछ रहा है और कहां पर सत्य नहीं है पूछ रहा है। अब इसमें आप देखिए स्टेटमेंट की गलत कौन सा है। बायोफ्यूल इको फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं, शत्रु नहीं। बी वाले में कहा गया कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, बहुत अच्छी बात कही गई है। और उसके बाद सी वाले में कहा जा रहा है कि बायोफ्यूल्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सॉल्यूशन ऑफ एनर्जी क्राइसिस। जो ऊर्जा संकट हमारे सिर पर मंडरा रहा है उसमें ये बहुत अच्छा समाधान दे सकते हैं। और डी वाले में आपसे बता दिया गया कि ये जो जैव ईंधन है ये मक्के से भी प्राप्त किया जा सकता है, मतलब मक्के को सिर्फ भून कर खाया नहीं जाता है, उससे हम जो बायोफ्यूल है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो आप बताइए कि नॉट ट्रू कौन सा है इसमें से। देखिए, इसका गलत बी वाला है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जैव ईंधन लागत प्रभावी होते हैं, लेकिन असल में ये अभी तक नहीं है और यही कारण है कि ये लोकप्रिय नहीं हो पाए। अच्छी इसके मुनाफे को सभी लोग जानते हैं कि फायदा बहुत है, लेकिन इसको लगाने की, मतलब इसके संयंत्र को लगाने के लिए या इसके संसाधनों को जुटाने के लिए अच्छी खासी पहले लागत खर्च करनी पड़ती है और वो आम आदमी वहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए वो फॉसिल फ्यूल पर निर्भर होना पसंद करता है। जो पारंपरिक ईंधन है पहले से वो यूज कर रहा है, उसी को डलवा लेगा और उसी को इस्तेमाल करेगा। अब इसमें झंझट ज्यादा है और ये लागत प्रभावी कतई नहीं है। अगर भविष्य में ऐसा होता है कि कोई लागत प्रभावी टेक्नोलॉजी निकलती है तो ये लोकप्रिय होंगे और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होंगे। बाकी सभी सही है। देखिए, ये मक्के से भी प्राप्त हो सकता है और ये बिल्कुल एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने में हमारी सहायता करेगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। इसमें कहा गया कि कौन सी बायोडीजल फसल है। तो जरा देखिए, इसमें बाकी जितने भी हैं वो कैश क्रॉप्स या कॉमर्शियल क्रॉप्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो जेट्रोफा है ये खाने के लिए तो इस्तेमाल होता नहीं है, जहरीला होता है। ये किसान खेतों के किनारे लगा देते हैं, उसमें अच्छी अच्छी फलियां लगती हैं, बच्चे लालच में आके खा लेते हैं और उसके बाद बीमार हो जाते हैं। अखबार में आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ये इसे रतनजोत भी कहा जाता है। ठीक है, गांव में इसे रतनजोत भी कहा जाता है और ये जहरीली फली वाला होता है, इसी से बायोडीजल यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। अगले वाले को देखते हैं। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल प्रोड्यूसेस द लीस्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला इसमें से कौन सा है। हाइड्रोजन है, पावर अल्कोहल है, नाम अच्छे अच्छे हैं, और पेट्रोल भी है, साथ में सीएनजी भी है जो कि आजकल बहुत तेज चल रही है। बताइए। देखिए, इसमें एक चीज और है कि जितने तथ्य आपने रट रखे हैं उनको एक बार कंपेयर कर लीजिएगा। वहां जब 4 विकल्प आपको दिखाई दे तो उसमें ये तुलना कर लीजिएगा कि कौन सा सबसे बेहतर है। ये आवश्यक नहीं है कि जो तथ्य आपने रटा है वो एकदम वर्ड टू वर्ड वहां आपको एक टिक मारने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा भ्रामक स्थिति बन जाए कि ये वाला होगा या ये वाला, तो उसमें जो सबसे बेहतर आपको मालूम हो उसको लगाइएगा। तो इनमें से अगर तुलना की जाए तो सबसे कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला हाइड्रोजन है। लेकिन समस्या ये है कि हाइड्रोजन पे वाहन तो चला दें या फैक्ट्रियों में इसको ऊर्जा के तौर पे इस्तेमाल कर दें, महंगा बहुत होता है, सभी आदमी इसे वहन नहीं कर सकते, मतलब इतना इसमें खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो ए वाला इसका हो जाएगा। ये प्रचलित इसीलिए नहीं, बाकी पर्यावरण को सबसे कम नुकसान, और हाँ सीएनजी भी कम नुकसान पहुंचाती है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन मौजूद था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल विल जनरेट द लीस्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसमें भी जो विकल्प दिए हैं उसमें हाइड्रोजन ही सबसे बेहतर है। अगले प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि व्हाट इज मैन मेड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कार्ड।
मतलब इसमें से ये पूछा जा रहा है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कौन सा कहलाता है। तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। बाकी जितने हैं जैसे कि परजैविक है वो नहीं कहलाएगा, प्रतिजैविक भी नहीं कहलाएगा। ह्यूमेलिन यहाँ आपको बेवकूफ बनाने के लिए शब्द दिया गया है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि जैव विघटित प्रदूषक है यानी बायो डिकम्पोज्ड या डिग्रेडेबल, इसमें से पॉल्यूटेंट कौन सा है। तो इन पदार्थों को देखिए विषाक्तता फैलाते हैं, जैसे कि मरकरी है, मिनामाटा सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा। वाहित मल है, इसके अलावा मतलब सीवेज के बारे में बात की जा रही है। प्लास्टिक है और एस्बेस्टस है। तो बाकी जितने हैं वो आसानी से विघटित नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि वो डिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय में उनका विघटन शुरू होता है और उतने में वो अच्छा खासा पर्यावरण को नष्ट कर चुके होते हैं। लेकिन इसमें से जो सीवेज है उसका अगर उपचार कर दिया जाए ढंग से, उसके लिए प्लांट लगा के उपचार कर दिया जाए तो उसे शुद्ध किया जा सकता है, उसे डिग्रेड किया जा सकता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहां देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। सीवेज है, एस्बेस्टस है, प्लास्टिक है कि पॉलिथीन है। तो इसमें भी विकल्प बहुत सरल है, आप आराम से जो सीवेज है उसको चुन सकते हैं। नदियों में गिराने से पहले अगर उसका उपचार कर दें तो जो पानी है वो नदियों को प्रदूषित भी नहीं करेगा और जो अपशिष्ट बचेगा उसे हम ऊर्जा प्राप्ति के लिए या खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ भी वही क्वेश्चन है। तो बायोडिग्रेडेबल कौन कौन से पदार्थ होते हैं आपको पता होना चाहिए। डिग्रेडेबल तो सभी कुछ होता है, लेकिन उसमें कुछ लेट होते हैं और कुछ जल्दी हो जाते हैं। प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, पारा है और रबर है। अब इसमें से देखिए यहाँ वो जो जैव अपघटक वाला था वो नहीं दिया है। रबर इसका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि बाकी की तुलना में यही जैव निम्नीकरणीय है। इसे आप देख रहे हैं रबर, बाकी जितने हैं वो जैव निम्नीकरणीय नहीं है। अगले वाले को देखिए। प्रश्न में कहा गया कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। मतलब किस चीज का मूल स्रोत है आपको ये बताना है। इसको अगर आप जला दीजिएगा तो क्या फैलेगा, जल प्रदूषण फैल जाएगा या फिर जमीन प्रदूषित हो जाएगी या हवा में जो प्रदूषण है वो फैल जाएगा। तो ये आप जानते हैं कि जब जलाएंगे तो धुआं निकलेगा और धुएं से सबसे पहले हवा प्रदूषित होगी। हालांकि और भी जो दूरगामी परिणाम है वो अन्य चीजों में दिखाई देते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसमें से द्वितीयक प्रदूषक कौन सा नहीं है। तो देख लीजिए, पैन है, ठीक, स्मॉग है, सल्फर डाइऑक्साइड है और ओजोन है। ओजोन वैसे तो समताप मंडल में हमारी रक्षा करती है, लेकिन अगर ये ट्रोपोस्फियर की निचली लेयर में पाई जाए जहां पर हम निवास करते हैं, क्षोभ मंडल की जो धरातल के पास वाली परत होती है, अगर वहां ओजोन मौजूद है तो ये प्रदूषक है, ये नुकसानदेह होती है। ठीक है। और इसकी जो असली स्थिति होती है प्राकृतिक रूप से वो ट्रोपोस्फियर की जो सबसे अपर लेयर होती है वहां पे थोड़ी सी पाई जाती है और इसका जो मेजर पार्ट है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। तो वहां वाली नहीं, ये नीचे वाली ओजोन की बात हो रही है और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। बेशक यहाँ पे ये कोई प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है। इसमें से अगर आप देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ये प्राथमिक है। और आप जानते हैं कि जितने भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के ही आपस में संयोजन से या आपस में अभिक्रिया से जनरेट होते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि विच पावरफुल स्टिमुलस अफेक्ट्स द आईज इन स्मोक। मतलब इसमें से ये कहा जा रहा है कि धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला जो सबसे शक्तिशाली उत्तेज्य होता है वो कौन सा होता है। तो आंखों में अगर जलन पैदा करने की हम बात करें तो इसमें से कौन सा होगा आप बताइए। पारा होगा, यहाँ पारा दिया नहीं है, ओजोन दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके अलावा पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट दिया हुआ है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए बाकी जितने भी हैं यहाँ पे चारों विकल्प जो है ये आंखों में प्रभाव तो डालते हैं, मतलब इनसे अगर इनके संपर्क में आंखें आती हैं तो जलन उत्पन्न होती है। लेकिन इसमें अगर सबसे प्रभावी देखा जाए तो ये जो पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट दिया हुआ है यानी पैन दिया हुआ है, ये वाला सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। तो सर्वोत्तम विकल्प की यहाँ तलाश करनी थी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो स्मॉग होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर इसमें से आप बताइए। तो स्मॉग हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक धूम्र इसको कहा जाता है। स्मोक और जो फॉग होता है उसका ये मिला जुला मिश्रण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट कैन कॉज डेथ बाय डैमेजिंग द ब्लड स्ट्रीम। जो जल धारा होती है, माफ कीजिएगा, जो रक्त धारा होती है उसमें अवरोध डालकर इसमें से कौन सा मौत का कारक बन सकता है यानी मृत्यु उत्पन्न कर सकता है। तो एस्बेस्टस की जो धूल होती है उससे ऐसा हो सकता है, या कैडमियम से हो सकता है, या लेड से हो सकता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड से हो सकता है जो कि एक गैस है। अब बताइए इसमें से। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऐसा क्यों होता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करती है और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बना लेती है जो कि है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और उसके बाद वो रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध, मतलब रक्त में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको अवरुद्ध करने का काम करता है
और जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं हो पाएगी तो मनुष्य की मृत्यु तत्काल ही हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा घातक होती है। इसका सूत्र होता है CO। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट डिजॉल्व इन द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड मोर क्विकली देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होती है, तेजी से डिजॉल्व होती है, लेकिन उसकी तुलना में और तेज घुलनशील इसमें से कौन सा है, और वो एक प्रदूषक भी है। तो अभी अभी आपने पीछे देखा है, इसमें बाकी विकल्पों पे चर्चा करना ही व्यर्थ है। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ये बहुत तेजी से रक्त के साथ अभिक्रिया करके एक विपरीत पदार्थ बना लेती है और ऑक्सीजन का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट गैस एंड प्रोड्यूसेस कंबस्टिबल फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब इसमें विकल्प दिया हुआ है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। आप इसमें से बताइए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि जीवाश्म ईंधन के ज्वलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। बाकी जो गैसें हैं वो जलने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नहीं होती है। असल में जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, मतलब ज्वलन या दहन जो होता है ईंधन का, उसके बाद निकलते हैं, उनमें अधिकतर यौगिक होते हैं और यहाँ स्वतंत्र तत्वों की बात हो रही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। और ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं और भी तरह तरह के प्रदूषण पैदा करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जनरेट करने में कतई नहीं चूकते हैं। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि फ्लाई ऐश, यानी जो यहाँ कोयले के दहन से उत्पाद निकलता है, उसकी बात हो रही है। तो ये एक प्रदूषक है, वायु प्रदूषक है, हवा में घुल जाता है और इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत बारीक होते हैं। तो ये किसको जलाने से प्राप्त होता है? कोयले को जलाते हैं तो उससे ये निकलता है और बहुत बारीक होता है। अब इसका उपयोग हल्के भार वाली ईंटें बनाने के लिए, जो कि टिकाऊ होती हैं और उनका वजन कम होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और सीमेंट में मिलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि इसे खपाया जा सके। ठीक है, खपाया जा सके और ये पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। तो इसका जो वैकल्पिक उपयोग है वो सोचा जा रहा है। बाकी जो है उन्हें नहीं इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि लाइकेंस जो होते हैं ये बेस्ट इंडिकेटर होते हैं किसका? तो एयर पॉल्यूशन का होते हैं, वाटर पॉल्यूशन का होते हैं, सॉइल पॉल्यूशन का होते हैं, या ध्वनि प्रदूषण की सूचना देते हैं। अब देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा वायु प्रदूषण। हवा में अगर प्रदूषण है तो उसे सूचना देने का काम लाइकेन सबसे पहले करते हैं। अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? फिर वही प्रश्न जो है वो शब्द बदलकर सामने आ गया है। ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड प्रश्न रिपीट करेगा, लेकिन हाँ, शब्द बदलकर या तरीका बदलकर आपके सामने आ सकता है और आता भी है। तो लाइकेंस इसका हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो जल प्रदूषक इसमें से आप देखिए सभी हैं, ये ऊपर वाले तो सभी हैं, जिंक है, कॉपर है, निकिल है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है। तो ये पानी में आसानी से तो घुलेगी नहीं और ये जल को प्रदूषित नहीं करती है, ये हवा को प्रदूषित करती है। हाँ, इसके द्वारा अगर अम्ल वर्षा होती है तो वो पानी को प्रदूषित करेगी, तो वो दूरगामी चीज है, तत्काल नहीं। डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो सिगरेट में तो तंबाकू वाला जो फैक्टर है उससे निकोटीन हम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें जब धुआं निकलता है, मतलब सिगरेट को आप जलाते हैं और फूंकते हैं तो जो धुआं बाहर आता है उसमें क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। अब इसमें जो विकल्प दिया है उसे देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिलिन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। साथ में ये भी कहा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है। ठीक है, और डाइऑक्सिलिन और बेंजीन होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन वाला जो ऑप्शन है ना, वही सही है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि धुआं कितना हानिकारक होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग धूम्रपान करने से नहीं चूकते, फेफड़े एकदम बर्बाद हो जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल मेथड ऑफ एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन? हवा के प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे मैकेनिकल मेथड है, तो उनको एक बार एनसीईआरटी में जाकर पढ़ लीजिएगा रिवीजन के तौर पे। अब पूरा उलाट कर पढ़ने का टाइम नहीं है। तो इसमें देखिए, बैग फिल्टर मेथड है, इसके अलावा साइक्लोन कलेक्टर है, साइक्लोन सेपरेटर है और साइक्लोन डिवाइडर है। बताइए कि इसमें से कौन सा एक यंत्रीय विधि नहीं है? जो नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है इसमें से, यानी 3 होंगे तो वो भी याद रखिएगा। अब इसमें से आप देखिए, जो साइक्लोन डिवाइडर है वो एकमात्र इसमें से अलग है, ये इसकी यंत्रीय विधि नहीं है। और बाकी बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर, ये सभी प्रदूषण की रोकथाम, वायु प्रदूषण की रोकथाम में इस्तेमाल होने वाली यंत्रगत विधियां हैं। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया कि जो एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा का अभी नाम ले रहे थे तो यहाँ हाजिर हो गया। एसिड रेन जो होती है ये एयर पॉल्यूशन के कारण होती है। अब किसमें एयर, मतलब किस प्रकार का एयर पॉल्यूशन होता है, आपको ये सिलेक्ट करना है। तो उस प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका होती है, यानी CO2 जिम्मेदार होती है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जिम्मेदार होती है, मीथेन जिम्मेदार होती है, या फिर सबसे अच्छा विकल्प आपको दिख रहा है और वही सही है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो उत्तरदायी होते हैं। ये प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, ये द्वितीयक प्रदूषकों का भी निर्माण करते हैं और साथ में अम्ल वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो ये अच्छी खासी मात्रा में घातक होते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
प्रश्न में कहा गया, यहाँ 4 स्टेटमेंट है और कहा जा रहा है कि कौन सा अम्ल वृष्टि का कारक है। तो फिर वही प्रश्न जो है दूसरे ढंग से पेश कर दिया गया। इसका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, यही दोनों उत्तरदायी होते हैं। ये अम्ल का निर्माण करते हैं और अम्ल वर्षा ये मृदा से लेकर वनस्पति और मनुष्य सभी के लिए घातक होती। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा होती है, अब यहाँ एसिड रेन होती है, कैसे होती है आपको बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है, इसमें आप ध्यान से देखिए कि बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली जो अम्ल वाष्प होती है उसकी वजह से होती है। ठंडी होगी मतलब वाष्प का मतलब समझ रहे हैं, ये गैसियस फॉर्म में होती है। जब ऊपर जाती है तो इसे ठंड मतलब इसमें तापमान में कमी आती है और इसका संघनन हो जाता है, ये कंडेंस होकर बूंदों में तब्दील हो जाती है और नीचे वर्षा के जल के साथ पहुंच जाती है। इसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें ये कहा गया कि वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य में अभिक्रिया होती है और अम्लों का निर्माण होता है। यहाँ ध्यान से जो फैक्टर है उन्हें देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषक। इसके बाद जो सी वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड के जो प्रदूषक होते हैं उनके बीच में रिएक्शन होता है और उसका ये नतीजा है। फिर बिजली के चमकने और बादल के फटने के कारण जो जलवाष्प और विद्युत आवेश उत्पन्न होता है उसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसा हो सकता है। बताइए कि अम्ल वर्षा का सबसे वाजिब कारण क्या है? तो इसका जो सी वाला आप देख रहे हैं ना वही है, एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन क्लाउड वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट, यही मेन रीजन होता है। बाकी जितने हैं वो इसमें उतने प्रभावी कारण नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये वाला देखिए, ये नाइट्रोजन के पृथ्वी पर पहुंचने का एक तरीका है। जैसे कि बिजली चमकती है तो वहां पर एक उच्च ताप और उच्च दाब की स्थिति पैदा होती है, तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो वहां की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उनका फॉर्मेशन करती है, फिर वर्षा के जल के साथ वो नीचे आता है, मिट्टी में पहुंचता है। ये सब प्रक्रिया है, तो वो नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ बात हो रही है एसिड रेन की। ठीक है, तो इसका सी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एसिड रेन इन एटमॉस्फियर। यहाँ पर फार्मूला दे दिया है, वहां नाम दिया था, यहाँ केमिकल इक्वेशन दिया, फार्मूला जो है वो दे दिया है। तो SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 2 है और S से हम लोग सल्फर को डिनोट करते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो ये ओजोन के विघटन के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि विच कंट्री रिसीव द मोस्ट एसिड रेन। ठीक है, अब यहाँ कंट्रीज के नाम दिए हैं, जैसे कि चाइना है, जापान है, नॉर्वे है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो इसमें से अगर सर्वाधिक वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व में अम्ल वर्षा जो है वो जगह जगह परेशान करती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ असर डालती है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वे, यहां पर अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया, यहां देखिए, यहां पर कुछ देशों के नाम दिए हैं कि कौन सा अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है। तो कनाडा है, इसके अलावा फ्रांस है, नॉर्वे है और जर्मनी है। अब इसमें से आप सेलेक्ट करके बताइए। यहाँ पर कम से कम आपको 2 चुनने होंगे और 2-2 के विकल्प मौजूद है। तो नॉर्वे तो आपने पीछे सेलेक्ट कर ही लिया है, यानी तीसरा वाला सब में होगा। तो थोड़ा सा इलिमिनेशन मेथड अगर लगाएंगे तो केवल 1 आपका बाहर हो जाएगा, बाकी सभी में 3 है। अब इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। ठीक है, यानी बी वाला हम सेलेक्ट करेंगे, कनाडा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला और नॉर्वे, ये दोनों। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि इंडस्ट्रियल जो डेब्रिस होते हैं वो सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण फैला, मतलब उनकी वजह से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है और ये निकलते कहाँ से है आपको ये बताना है। पूछने का मतलब ये है कि औद्योगिक मलबा जो होता है वो सबसे अधिक कहाँ से रिलीज होता है और उससे रासायनिक प्रदूषण फैलता है, क्योंकि उसका जो अपशिष्ट है वो नदियों में ऐसे ही फेंक दिया जाता है या डाल दिया जाता है। तो यहाँ चमड़ा उद्योग है, लेदर इंडस्ट्री, इसके अलावा कागज उद्योग है, रेयन इंडस्ट्री है और साथ में वस्त्र उद्योग है। तो इसमें उद्योग जितने भी हैं, इंडस्ट्री जितनी भी है, वो सभी पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो जो लेदर इंडस्ट्री है वो सबसे अधिक नुकसान इस मामले में पहुंचाती है, केमिकल पॉल्यूशन। ठीक है, और अपने यूपी में एक बड़ी समस्या है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ठीक, प्रदूषक तो है लेकिन वायु प्रदूषण से उसका संबंध नहीं है। तो इसमें आप देखिए, स्मॉग है, अम्ल वर्षा है और एस्बेस्टोसिस है। ठीक है, एस्बेस्टस की जो धूल होती है उससे होने वाला ये जो कारक है इसे यहाँ दिया गया है। तो सभी यहाँ वायु प्रदूषण से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन यूट्रोफिकेशन को देखिए, इसका संबंध जल प्रदूषण से है। यूट्रोफिकेशन को सुपोषण कहा जाता है और ये है कौन सी चीज? तो आप जानते हैं कि जितना भी खाद उर्वरक वगैरह खेतों में या ऐसे भूमि पर इस्तेमाल किया जाता है, या औद्योगिक कचरे में भी जो खाद वाले पदार्थ होते हैं, मतलब उर्वरक वाले पदार्थ होते हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह है, तो उनकी बहुतायत मात्रा ऐसे ही पानी में प्रवाहित कर दी जाती है, मतलब जल स्रोतों तक पहुंच जाती है पानी, बहते हुए पानी के माध्यम से।
और वहां के पानी के स्रोत को दूषित कर देती है। कारण ये होता है कि वहां सुपोषण बढ़ने लगता है और पोषक पदार्थों की बढ़त की वजह से जो बाहर की वनस्पतियां जैसे जलकुंभी आदि हैं वो वहां पैदा होने लगते हैं और ऊपर की सतह को इतना आच्छादित कर देते हैं कि अंदर जो सूर्य का प्रकाश है वो पहुंच ही नहीं पाता है, तो ऑक्सीजन की पैदावार नहीं हो पाती और अंदर की जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका अपघटन करने में सूक्ष्म जीव इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और जब घुलित ऑक्सीजन घटने लगती है तो पानी वहां का खराब हो जाता है। ये स्थिति होती है। तो यूट्रोफिकेशन इसमें जल प्रदूषण का वजह बन सकता है, लेकिन बाकी जो है वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट हैं वो यहाँ पे पूछा गया है। तो बताइए बैक्टीरिया होगा, शैवाल होगा, आर्सेनिक होगा या विषाणु होगा। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इसमें चुनना बहुत आसान है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ये रासायनिक प्रदूषक है। अगले वाले को देखिए, प्रश्न में कहा गया कि किसी जल क्षेत्र में बीओडी इसकी अधिकता, ठीक है, बीओडी की अधिकता ये किस चीज का संकेत देती है। तो वह मिनरल्स को प्राप्त कर रहा है, यानी वहां पे खनिज की बढ़ोतरी हो रही है, वो गैस प्राप्त कर रहा है, या वहां पे जो सीवेज है यानी वाहित मल है उसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, या वो एट्रोफिक है। तो वाहित मल यानी जो सीवेज है उसका पानी वहां पहुंच रहा है और उसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, और यही वजह है कि वहां पे बीओडी की जो मात्रा है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। बीओडी होता है, सीओडी होता है, सब नापने के तरीके होते हैं, ठीक है। और जल में घुलित ऑक्सीजन का मापन यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी के द्वारा पानी की गुणवत्ता की जांच की जाती है। और गंगा नदी का बीओडी काफी बुरी स्थिति में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया कि नदी के जल में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा नापी जाती है। अभी पीछे चर्चा की गई है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ आया है। तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा नापी जाती है। ऑक्सीजन का स्तर एक मानक से जब नीचे होने लगता है तो ऐसा माना जाता है कि वो पानी प्रदूषित हो गया है, और ऐसा आजकल भारत की लगभग सभी नदियों में दिखाई दे रहा है, कुछ को छोड़कर। तो इसका डी वाला हो जाएगा। यहां तक हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की है। ऐसे ही प्रश्नों का जो क्रम है वो जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।